जी, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक। जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विद प्रोपोजिशंस। अब प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? प्रोपोजिशंस बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके दो पॉसिबिलिटीज़ हों, यस और नो, वैलिड इनवैलिड, ट्रू या फॉल्स। ऐसी हर स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू फॉल्स यस नो या वैलिड इनवैलिड में आता है वो प्रोपोजिशन कहलाती है। लेकिन इससे हट के अगर कोई आंसर आ रहा है तो वो प्रोपोजिशन नहीं होगी। इसकी हम कह सकते हैं कि मेन निशानी यही है कि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है और आपका आंसर हाँ या ना में होता है, तो यानी कि वो क्या है, वो प्रोपोजिशन है। अब इसी रिलेटेड हम अगर देखें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कराची इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इसके दो आंसर हैं, या ये यस होगा या ये नो होगा। इसका आंसर फ़िलहाल क्या है? नो। तो हमारे पास जो दो पॉसिबिलिटीज़ थी कि आंसर यस होगा तो भी प्रोपोजिशन है, नो होगा तो भी प्रोपोजिशन है, तो इसका आंसर नो है, यानी कि ये प्रोपोजिशन है। फिर इमरान खान इज़ पीएम ऑफ पाकिस्तान। ये सेकंड स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या है? यस, तो ये भी क्या हुई? प्रोपोजिशन हुई। फिर है हमारे पास 1 + 1 = 2। ट्रू है, यस है, ओके है, वैलिड है, तो ये भी क्या है? प्रोपोजिशन है। लास्ट हमारे पास 2 + 3 = 9। फॉल्स है, 2 + 3 9 नहीं होता, 5 होता है, फॉल्स है। तो फॉल्स या नो या इनवैलिड भी क्या है? प्रोपोजिशन है। तो ये सारी एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल्स हमारे पास किस में आती हैं? प्रोपोजिशंस में आती हैं। अब इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने वो सेंटेंसेस भी यहाँ पे लिखे हैं जो प्रोपोजिशन नहीं होती। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। या हाउ ओल्ड आर यू, इसका आंसर भी हाँ या ना में नहीं होगा। व्हाट आर यू डूइंग, ये भी हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर भी यस और नो, ट्रू फॉल्स या वैलिड इनवैलिड में नहीं आ सकता। इसी तरह से x + 3 = 7। अब x + 3x कुछ भी हो सकता है, x हमें कन्फर्म नहीं है, तो हम ट्रू या फॉल्स इसका आंसर नहीं दे सकते, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं हुआ। x + y = z, ये भी हमारे पास यस और नो में आंसर नहीं है, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा वो प्रोपोजिशन होगी। लॉजिकल प्रोपोजिशंस वही हमारे पास जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी लॉजिक डेवलप करेंगे। यानी एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट पहले तो हम चेक करेंगे प्रोपोजिशन है या नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट प्रोपोजिशन है तो फिर फर्दर हम उस पर लॉजिक जनरेट करेंगे कि उसका आंसर ट्रू में आता है या फॉल्स में। अब लॉजिकल प्रोपोजिशन में सबसे पहले हमारे पास निगेशन। निगेशन का यहाँ पे मैंने शो कर दिया है सैम्पल, ठीक है। निगेशन को हम रीड कैसे करते हैं? निगेशन में नॉट, जो भी स्टेटमेंट है उसका उलट हमारे पास क्या हो जाएगा? वो उलट हमारे पास निगेशन या नॉट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, और ये जो हम इसमें लॉजिकल प्रोपोजिशंस हैं, तो इसमें हम प्रोपोजिशंस को P, Q, R, S, T सो ऑन कंसिडर करेंगे। जैसे हम मैथ में अलजेब्रा में x, y, z कंसिडर करते हैं, x की कोई वैल्यू होती है, y की होती है। इसी तरह से लॉजिकल प्रोपोजिशंस में हम हर एक स्टेटमेंट को, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 है तो उसे हम P का नाम दे देंगे, स्टेटमेंट 2 है तो वो Q हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 है तो R हो जाएगा, स्टेटमेंट 4 है तो वो S हो जाएगा। और मोस्टली हम 3 तक ही जाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जाते इसमें। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल P एक स्टेटमेंट है, टुडे इज़ फ्राइडे। पहले तो चेक करें प्रोपोजिशन है या नहीं।
अब इसका आंसर क्या है, यस और नो में आता है ना। आज फॉर एग्जांपल हम देखें तो फ्राइडे आज नहीं है, तो इसका मीन क्या है कि ये प्रपोजिशन तो है। अब इस प्रपोजिशन की हम निगेशन बनाना चाहें तो ये हमारे पास पी हो गया। निगेशन ऑफ पी के लिए हम साथ में ये सैम्पल देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास निगेशन बन गया। पी ए का था टुडे इज़ फ्राइडे, आज जुम्मा है, तो निगेशन क्या होगा, आज जुम्मा नहीं है, ठीक है। तो यानी हमने उसको क्या कर दिया, उसके उस स्टेटमेंट को उलट कर दिया। तो ये प्रोसेस हमारे पास निगेशन का कहलाता है। इसका ट्रूथ टेबल और ये चीज़ आप मैथ के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 2 में ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। इसके अलावा आपने फिज़िक्स में भी ये वाले टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो ये वही चीज़ है। अब इसके अंदर P दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या P ट्रू होगा या P फॉल्स होगा। अगर P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर P फॉल्स है तो उसका उलट क्या होगा, ट्रू होगा। सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहती हूँ, जो मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ, आपको ये समझ आ रहा है, पहले चेक कर लें मेरा सेंटेंस क्या है, प्रोपोजिशन है या नहीं, बनता है या नहीं। तो अब आप में से कुछ स्टूडेंट को समझ आ रहा है, यस है उनका आंसर, कुछ को नहीं आ रहा, उनका नो है। यानी पॉसिबिलिटीज यस और नो के दरमियान में ही है, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरा सेंटेंस में भी स्टेटमेंट क्या थी, प्रपोजिशन ही थी। और अब अगर आप उसको फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा और आप एक सियासी बयान देने की कोशिश करती हैं और आप कहती हैं कि समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप कहती हैं कि हाँ आ रहा है, ये क्या है, आपने अपनी प्रपोजिशन की निगेशन ली है, आपने उस स्टेटमेंट को निगेट कर दिया, आपने उस ट्रू को फॉल्स बना दिया। हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो लिमिटेड टाइम में ट्रू रहती हैं और लिमिटेड टाइम में फॉल्स हो जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल P आज अगर जुम्मा है तो P हमारे पास आज के दिन के लिए ठीक होगा, लेकिन अगर हम कल उस P की वैल्यू को देखेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी। तो तब हम P नहीं, निगेशन ऑफ P को यूज़ करेंगे। और फर्दर आगे जब हम एक्सरसाइज में इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से और क्यों इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। निगेशन के बाद सेकंड है कंजक्शन। कंजक्शन का सिंबल यहाँ पे ये है। कंजक्शन को हम रीड कैसे करते हैं, एंड या फिर हम बट। अब इंग्लिश में अगर हम एंड और बट को देखें तो दोनों के अलग अलग और बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम कहीं ना कहीं किसी हद तक इन दोनों को सेम कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, इसमें हम दो वैल्यूज़, दो प्रोपोजिशंस को कंजक्ट करेंगे, कंबाइन कर देंगे और उनके अकॉर्डिंग अपनी लॉजिक जनरेट करेंगे कि ये दोनों अगर हमारे पास हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट एक नहीं बनेगी, यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन एक नहीं होगी, यहाँ पे दो होंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे P और Q दो अलग अलग लिखे हैं। P इट इज़ सनी टुडे, आज धूप है या आज सूरज निकला हुआ है, इट इज़ रेनिंग। अब इसका मतलब क्या है, धूप भी है और बारिश भी हो रही है। अक्सर ऐसा हमारे पास हो जाता है, धूप में कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत कोई बादल का पीस आ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। तो ये इस टाइप की एक एग्जांपल है और ये एग्जांपल मैं यूज़ इसलिए क्यों कर रही हूँ क्योंकि बुक में ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे अब हम दोनों स्टेटमेंट्स देखेंगे, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हम कहेंगे अगर दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, दोनों का आंसर ट्रू में है, तब भी हमारी लॉजिक ओवरऑल ट्रू होगी। दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल हमारी लॉजिक फॉल्स हो जाएगी। इसकी अगर मैं डेली रूटीन से एक एग्जांपल लूँ तो फॉर एग्जांपल आपको आपकी अम्मी कहती हैं बेटा सालन भी बना दो और रोटी भी बना दो,
ठीक है, सालन भी बना दो और रोटी भी बना दो। अब इसमें इन केस आपने सालन भी बना दिया, रोटी भी बना दी, ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, सही है, आप बेइज्जती से बच गए। इन केस आपने सालन बना दिया, पी फॉर एग्जांपल है, आपने सालन बनाना है, और क्यू है आपने रोटी भी बनानी है, सही है। अच्छा, आपने पी ट्रू कर दिया, आपने सालन बना दिया, क्यू ट्रू नहीं है, आपने रोटी नहीं बनाई, तो क्या होगा? अम्मी खुश तो होंगी नहीं, बेइज्जती होगी, ठीक है। तो अव्वल आर आपका जो रिज़ल्ट था ओके नहीं हुआ, आपकी वर्किंग 100% नहीं हुई, क्योंकि आपने दोनों काम करने थे, आपने एक काम किया। अब इन केस आपने क्यू ओके कर दिया, पी ओके नहीं किया, आपने सालन नहीं बनाया, आपने रोटी बना दी है, तो अभी क्या होगा? बेइज्जती होगी। थर्ड केस, आपने ना सालन बनाया, आपने ना रोटी बनाई, अब क्या होगा? अब शदीद किस्म वाली बेइज्जती होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें पी और क्यू दोनों की ही वैल्यूज़ को ट्रू रखेंगे ओवरऑल ट्रू होने के लिए। और इन केस कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इनमें से कोई एक या दोनों, कोई एक या पी या क्यू या दोनों, पी और क्यू दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं, तो ओवरऑल आपकी लॉजिक फॉल्स ही रहेगी, आपकी लॉजिक ट्रू नहीं हो सकती। इसी रिलेटेड ट्रूथ टेबल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक नहायत अच्छी एग्जांपल दी सालन और रोटी वाली। तो यहाँ पे देखें, आपने सालन भी बनाया, रोटी भी बनाई, आपका काम ओके हो गया, सही है। यहाँ पे आपने सालन बनाया, रोटी नहीं बनाई, तो बेइज्जती हुई। यहाँ पे इसी तरह से देखें तो क्या हुआ, आपने सालन नहीं बनाया, आपने रोटी बनाई, तो बेइज्जती हुई। और आपने कोई भी काम नहीं किया, ना ही सालन बनाया ना ही रोटी बनाई, तो एक शदीद किस्म की बेइज्जती हुई, सही है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास डिसजंक्शन। इसका सैम्बल हमारे पास ये सैम्बल है, इसे हम और कहते हैं, और, ठीक है। अब कंजक्शन में दोनों को ट्रू लेके चलना है। डिसजंक्शन में क्या होगा, कोई एक वैल्यू, चाहे पी की वैल्यू है चाहे क्यू की है, या फॉर एग्जांपल आपको 5 वैल्यूज़ दी जाती हैं और अप्लाई क्या किया गया डिसजंक्शन, तो उन 5 में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिज़ल्ट ओवरऑल ट्रू है। लेकिन अब आपको बोला किस तरह से जाएगा, अब बोला जाएगा आपके ना सेंटेंस से ही आपको पता चल जाता है कि कंजंक्शन यूज़ हो रही है या डिसजंक्शन यूज़ हो रही है, सही है। तो अब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो मैंने इधर एग्जांपल लिखी है, पी हमारे पास है इट इज़ रेड, क्यू है इट इज़ ग्रीन, ठीक है, इट इज़ रेड और इट इज़ ग्रीन। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्लैग है, कोई बुक कवर है, कोई फ्लावर है, या कोई भी चीज़ है, हम उसका कलर चेक करें और दो ऑप्शंस हैं, अगर रेड है तो भी ओके, अगर ग्रीन है तो भी ओके। सिर्फ फॉल्स कब होगा, जब ना तो रेड होगा ना ही ग्रीन होगा, सही है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें, और यहाँ पे भी मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी, वो रोटी और सालन वाली, क्योंकि ऐसी एग्जांपल्स आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको नहीं, आप कहती हैं कि बेटा रोटी बना दो या सालन बना दो। अब यहाँ पे क्या है, पहले वाले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था रोटी और सालन, और यूज़ किया था, और मीन एंड। अब क्या कह रही हैं, रोटी बना दो या सालन बना दो, या यानी कि और मीन इंग्लिश वाला और, या। तो अब क्या है कि अब या तो आप एफिशिएंट बनेंगे, आपने रोटी भी बना दी सालन भी बना दिया, काम हो गया ऐसा, आप में से बहुत कम ही ऐसी एफिशिएंट बनेंगी। लेकिन इन केस आप ऐसा करती हैं कि आपने दोनों चीज़ें बना दी, तो क्या हुआ, रिज़ल्ट ओके आ गया, अम्मी खुश हो गई, बेइज्जती से बच गए। अब आप क्या कहती हैं
आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जी, तो आपने रोटी और सालन दोनों बना दिया, ओके हो गया। आपको अम्मी ने ऑप्शन दी थी, आपने सालन बना दिया, रोटी नहीं बना दी, तो भी ओके हो गया। या आपने इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल सालन बनाया, रोटी नहीं बनाई, या रोटी बनाई सालन नहीं बनाया, तो आंसर आपका ट्रू ही हो रहा है। सिर्फ बेइज्जती कब होगी? जब आपको अम्मी ने एक ऑप्शन दी थी और आपने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, आपने ना तो रोटी बनाई ना तो सालन बनाया, तो बेइज्जती होगी। क्यों होगी? क्योंकि ओवरऑल हमारे पास लॉजिक फॉल्स हो गई। सही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डिसजंक्शन। सैम्पल मैंने बता दिया, याद रखना है। रीड कैसे करते हैं? इसे और रीड करते हैं पी और क्यू, पी या क्यू। डिसजंक्शन कंजंक्शन दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। इसी तरह से बहुत सी बुक्स, बहुत सी एग्जांपल्स आपको बुक में से भी मिल जाएंगी, और इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट भी छोटी सी दे दी है। बुक के पेज 13 पे क्वेश्चंस हैं 1 to 7। पहले 7 क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक रिलेटेड हैं, तो ये आपने सॉल्व करने हैं, प्रॉपर फॉर्म में सॉल्व करके आपने मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करानी है। ओके। टाइम मैं आपको बाद में मैसेज पे बता दूंगी कि किस टाइम तक आपने ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करानी है। और कोई भी क्वेश्चन इस रिलेटेड हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और खुद से भी एग्जांपल्स आप ऐसे ले सकते हैं डिसजंक्शन और कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एक छोटी सी एग्जांपल देती जाऊँ। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप टेस्ट देंगे और आप असाइनमेंट देंगे तो आप पास होंगे। अब यहाँ पे देखें मेरे सेंटेंस में क्या था? और था। ठीक है, तो पास सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे जब दोनों काम करेंगे। अगर मैं सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ या आप टेस्ट देखें या फिर आप असाइनमेंट देंगे तो मैं आपको पास कर दूँगी। अब मैंने यूज़ क्या किया है? या यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि अब इनमें से कोई एक चीज़ भी आप करेंगे तो ओके हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। सही है। तो इस टाइप के आप बहुत सारी एग्जांपल इनमें से ले सकते हैं। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।